इसके पहले तक जो है हम लोग 1857 वॉर तक पढ़े थे, 1857 ग्रेट रिवॉल्ट तक पढ़े थे। उसके बाद का इतिहास हम लोग जो है पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसके बाद किस तरीके से जो है चेंजेस वगैरह होता है। देखो 1857 ईस्वी के बाद का इतिहास कैसा रहा। 1857 ईस्वी की क्रांति जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति था। इसके बाद जो है भले हमारा गुलामी जो है खत्म नहीं हुआ 1857 ईस्वी क्रांति के बाद, भले हम लोग आजाद नहीं हुए, लेकिन आजादी का जो भावना, आजादी का जो राष्ट्रवादी जो भावना है वो लोगों के मन में, लोगों के जहन में जो है ये आजादी और राष्ट्रवाद की भावना को जो पनपा वो 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण ही हुआ। 1857 ईस्वी की क्रांति कुल मिलाकर देखा जाए तो एक लोग के अंदर जो है राष्ट्रवाद, एक नेशनलिज्म और एक पैट्रियटिज्म और सैक्रिफाइस और देश के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल और देश के लिए लड़ाई करने का जो है उनके अंदर एक साहस और उनके अंदर जो है एक भावना ला दिया। उसके बाद जो है कई तरीके की चेंजेस देखने को मिलता है। 1857 ईस्वी में जो है उसके बाद ही 1857 में सबसे पहला क्या आता है, यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, जिस यूनिवर्सिटी एक्ट में, यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1857, इसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1857। 1857 ईस्वी में ही क्या होता है, यूनिवर्सिटी एक्ट होता है, जहां पे भारत में 3 जो क्या होता है विश्वविद्यालय बनाया जाता है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी बनाया जाता है, दूसरा मद्रास यूनिवर्सिटी बनाया जाता है और तीसरा बम्बई यूनिवर्सिटी बनाया जाता है। ये 3 जो है सबसे एंशिएंट, सबसे मॉडर्न टाइम का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होता है ना। 3 यूनिवर्सिटी था, एक को कहा जाता है कैलकाटा, एक को कहा जाता है मद्रास, एक को कहा जाता है बम्बई। खास तौर पे देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी का आज भी नाम चेंज नहीं हुआ है, आज भी ये वही नाम है, कैलकाटा, बम्बई, मद्रास। कैलकाटा यूनिवर्सिटी आज भी है एंड दैट इज व्हाई कैलकाटा यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द, क्या बोलेंगे, ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी, है ना, सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। तो ये हमारे यूनिवर्सिटी, ये हमारे हायर एजुकेशन का 3 सबसे सर्वोच्च, 3 सबसे बड़े विश्वविद्यालय जो है हमारे देश में बनाए गए। इसके अलावा देखा जाए तो 1857 में ये तमाम घटनाएं हो रही थी। हालांकि हमारा इसके पहले भी बहुत सारा हम लोग का क्या था, विश्वविद्यालय था। एंशिएंट टाइम पे भारत पहला देश है जहां पे सबसे पहला विश्वविद्यालय शुरू हुआ। वो चाहे हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा विक्रमशिला हो, चाहे हमारा जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो, ये तीनों हमारा सबसे एंशिएंट यूनिवर्सिटी रहा है, जो सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुआ है और उसके बाद से जो है पूरी दुनिया में जो है शुरू हुआ। उस टाइम पे इतना ज्यादा डेवलप था हमारा शिक्षा व्यवस्था, नालंदा हो चाहे तक्षशिला हो, कि बाहर और चाइना के लोग भी क्या करते थे, ये आते थे यहाँ पे हायर एजुकेशन लेने के लिए। आज भी कभी जाओगे नालंदा में तो अभी तो बना दिया गया है सारा कुछ, आज भी तुम देखोगे तो वहां का जो आर्किटेक्चर है गजब का आर्किटेक्चर था उस टाइम पे, है ना, एंशिएंट टाइम पे। उसके अलावा देखा जाए तो 1860 में देखा जाए यहाँ पे, 1860 और 60 में देखा जाए तो आर्मी वगैरह जो है आने लगता है ना। यहाँ पे इंडियन आर्मी का गठन होता है। 1860 में देखा जाए तो क्या गठन होता है, इंडियन आर्मी। यानी युद्ध के खत्म हो जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि भैया एक बार अगर युद्ध हो गया है इतना बड़ा स्केल पे तो ये दोबारा भी हो सकता है। इसके लिए जो है हमें जरूरत है एक ताकतवर सेना, एक ताकतवर आर्मी जो क्या कर सके युद्ध के टाइम पे और इस तरीके के टाइम पे जो है वो क्या कर सके, मैनेज कर पाए, स्टेबल रख पाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में महफूज रखने के लिए जरूरी है कि ब्रिटिश सरकार के पास एक ताकतवर सेना होना चाहिए। और 1860 में जो है वो लोगों ने सेना की शुरुआत की। फिर उसके बाद देखा जाता है तो 1861 में देखा जाए तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है, जहां पे क्या होता है, एक्ट ऑफ हाई कोर्ट, इसको कहा जाता है 1861 एक्ट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, जहां पे देश में क्या होता है, हमारे हाई कोर्ट बनने शुरू होते हैं। यही एक्ट है जिस
एक्ट से क्या होता है, भारत में 3 हाई कोर्ट बनता है। कौन कौन सा हाई कोर्ट बनता है बताओ तो? हाँ, इस एक्ट के तहत जो है कैलकाटा हाई कोर्ट बनता है, मद्रास हाई कोर्ट बनता है और बम्बई हाई कोर्ट बनता है ना। तो यहाँ पे देखा जाए हाई कोर्ट एक्ट भी आया 1861। उसके बाद देखा जाए तो 1861 के बाद से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से टोटल 3 जो काउंसिल एक्ट पास हुआ। 3 काउंसिल एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आया और तीनों काउंसिल एक्ट में समय समय पे जो है भारतीयों का जो मांग था, जो डिमांड था, उसको लोग क्या करते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून बनाकर भारत के लोगों को क्या करते थे, देते थे। यानी 1861 में जो है सबसे पहला एक्ट आया जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या आया? इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट आया। उसके बाद आया 3 आया टोटल। उसके बाद आया 1892 में आया, एक आया 1861 में, एक आया इंडिया 1892 में, ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट। यानी 3 ठो काउंसिल एक्ट आया, 3 ठो काउंसिल एक्ट आया। एक आया 1861, एक आया 1892 और एक आया 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। ये 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉडले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, मॉडले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 3 एक्ट आता है। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद 3 ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तीनों कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनता था और तीनों कानून भारत में आया, है ना। 1861 वाला आया जहां पे सबसे पहले मौका दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत में स्टैब्लिश किया गया कि अब भारत के लिए जो कानून व्यवस्था है वो भारत में ही बनाया जाएगा। इसके लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है एक तरीके का लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया गया, जो बॉडी भारत के लिए क्या करेगा, कानून व्यवस्था वगैरह, कानून वगैरह बनाएगा। वहीं पे बात किया जाए तो यहाँ पे राजा ऑफ बनारस, पटियाला, इन लोगों को क्या किया गया, इसका सदस्य बनाया गया, जहां पे भारतीय लोगों को रखकर भारत के लिए कानून बनाया जाएगा। वहीं पे बात किया जाए तो 1892 दूसरा जो एक्ट आया, यहां पे क्या किया जाता है कि जो वायसराय काउंसिल है, वायसराय काउंसिल में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। प्लस यहाँ पे जो है सदस्यता बढ़ाने का बात किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा कि भैया हमारा तो विधानसभा है, लेकिन विधानसभा हो चाहे केंद्रीय विधानसभा हो चाहे राज्य विधानसभा हो, और उस समय तो राज्य विधानसभा नहीं था, केंद्रीय विधानसभा है, लेकिन केंद्रीय विधानसभा में भारतीयों की संख्या बहुत कम थी। उसको डिमांड किया गया कि भारतीयों की संख्या बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे क्या किया गया, भारतीयों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 किया गया। यहां पे ही देखा गया कि उसमें वायसराय काउंसिल का सबसे पहला एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया भारतीय का, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एसपी सिन्हा, बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव। यानी वायसराय एग्जीक्यूटिव के पहले ये क्या बन जाते हैं, मेंबर बनते हैं। पहले भारतीय हैं सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिनको वायसराय कार्यपालिका का सदस्य बनाया गया। He was the first Indian members who become the members of Viceroy Executive Council in 1892 Act, है ना। उसके बाद देखा जाए तो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इस इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया गया, इस इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया गया मुसलमानों का। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है मुसलमानों को अपना नेता चुनने का अधिकार दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट, सबसे पहले इलेक्शन हुआ इस टाइम पे, है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार किसको दिया गया, मुसलमानों को दिया गया। ये तमाम तरीके का जो है 3 टोटल क्या होता है, एक्ट आता है। लेकिन इन तीनों एक्ट के समय पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट घटनाएं उस समय हमारे देश में घटित हो रही थी। जैसे कि हम सबसे इंपॉर्टेंट घटना के बारे में अगर बताएं तो इस समय के टाइम पे जो है एक भारत में बहुत तेजी से क्या हो रहा था कि वर्नाकुलर प्रेस भारत में जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यानी बहुत सारे प्रेस, बहुत सारे इंडिजीनियस
प्रेस और पत्रिका, पत्र पत्रिका जो है धीरे धीरे बंगाली इंटेलिजेंसिया ग्रुप जो है पत्र पत्रिका लिखने लगा, और उसमें राष्ट्रवाद की भावना और ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे और किस तरीके से शोषण कर रहे थे, इसको उस पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है पूरे देशों में जो है फैलाने का काम बंगाल के जो बहुत बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों ने पत्र पत्रिका लिखना शुरू किया, जिससे समाचार पत्र पत्रिका लिखना शुरू हुआ, जिससे एक देश में एक अवेयरनेस फैला, लोगों के अंदर जो एक जागरूकता आया कि अंग्रेज सरकार क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब देसी भाषा में लिखा गया, अपने बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया, तो बंगाल के सारे लोग पढ़ पा रहे थे, समझ पा रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ा इससे जो है झाल लग रहा था। झाल इसलिए लग रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्योंकि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बुराई बतियाया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक्सप्लॉइटेशन था, दादा भाई नौरोजी बुक लिखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि लोग ने इतना ज्यादा हम लोग को लूटा है, इतना ज्यादा लूटा है कि हमारा देश जो है गरीबी के नौबत पे आ गया, देश के लोग, देश के आम लोग जो है गरीब हो चुके हैं। तो ये एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे जो है बहुत सारा पत्र पत्रिका आया। जैसे सबसे पहला पत्र पत्रिका देखा जाए तो ब्रिटिश इंग्लिश अगर न्यूज़पेपर देखा जाए तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की लाया, जिसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसको सबसे पहले एक इंग्लिश व्यक्ति ने स्टार्ट किया, जिसका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की, जिसने सबसे पहले 1780 में शुरुआत किया। बट बहुत सारे वर्नाकुलर लैंग्वेज थे, बहुत सारे वर्नाकुलर लिटरेचर आना स्टार्ट हुआ। जैसे कि अगर बात बताए तो सोम प्रकाश पत्रिका और बम्बोधनी, उसके अलावा देखा जाए हिंदू पैट्रियोट, उसके बाद देखा जाए तो लाइक एक ये आया क्या बोला जाता है मतलब बहुत सारा पत्र पत्रिका आया, जिसमें से एक देखा गया कि कई सारा पत्र पत्रिका आना स्टार्ट हुआ, हिंदी पैट्रियोट आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये तमाम स्वान कौमुदी उस टाइम पे था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो कई सारा इंडिजीनियस पत्र पत्रिका निकलने लगे, जहां पे इंडिजीनियस भाषा में अंग्रेजों के खूब क्रिटिसाइज किया जा रहा था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है रोक लगाने के लिए उसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया, और इस एक्ट में क्या किया गया, इस रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया इंडियन इंडिजीनियस पत्र पत्रिका पे। इंडियन इंडिजीनियस जितने भी लिटरेचर हैं और जितने भी न्यूज हैं, है ना, न्यूज़पेपर, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है रोक लगा दिया गया कि कोई भी भारतीय भाषा में लिखित कोई भी पत्र पत्रिका हमारे देश में जो है किसी भी तरीके का ना पब्लिश होगा, ना जो है उसको पब्लिश करने का इजाजत दिया जाएगा। पूरे तरीके से पाबंदी लगा दिया गया। एक तरीके से देखा जाए तो पूरे तरीके से भारत और बंगाल के जो लोग थे उनका आवाज को दबाने की कोशिश किया गया इस एक्ट के द्वारा, जिसके कारण लोगों ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जितने भी इंटेलिजेंसिया लोग थे और भड़क जाते हैं, और भड़कने के बाद जो है पूरे क्या करते हैं, जोरों शोरों से इसका विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता को छीनने का यहाँ पे कोशिश किया गया, हमारा प्रेस, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा लिखने का अधिकार, आजादी, बोलने की आजादी छीनने की कोशिश किया जा रहा है। इसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। बाद में जो 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये उस समय के लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक्चुअली जो था उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उनके द्वारा जो है लगाया गया था। बाद में क्या होता है, इसको 1882 में क्या होता है कि इसको इस पाबंदी को हटा दिया जाता है। एक नया वायसराय लॉर्ड रिपन, इसका नाम था लॉर्ड रिपन के द्वारा हटा दिया गया था। बट बाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो स्टार्ट किया गया 1883 में इलवर्ट बिल के ऊपर भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। एक नया बिल पास हुआ, इलवर्ट बिल, जहां पे बोला गया कि जितने भी इंडियन जजेस हैं उनको क्रिमिनल केसेस सुनने से जो है इनकार कर दिया जाएगा। मतलब उनको यहाँ पे कहा गया कि इंडियन जजेस जो है इतने कैपेबल नहीं है कि वो क्रिमिनल केसेस सुलझा पाए। इसके लिए भारतीयों को लगा कि भैया
मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब तुम कलर में तुम सादा हो तो एकरा मतलब तुम ढेर तेज हो, हम क्या है काले मतलब हम तेज ना है। ऐसा कौन सा नियम है कि हम भी वही कानून जानते हैं जो तुम जानते हो, तो फिर हम क्रिमिनल केस नहीं ले सकते हैं, नहीं सुनवाई कर सकते और तुम कर सकते हो। यानी साफ साफ दिख रहा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो ये इलबर्ट बिल का भी विरोध किया गया, जिसने ये डिसीजन दिया कि इंडियन जजेस जो है वो क्रिमिनल केसेस नहीं सुनेंगे। तो एक इलबर्ट बिल पे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करना यहाँ पे शुरू किया गया। ठीक है, इसी टाइम पे देखा जाए तो ये सारा कुछ तो चल रहा था, लेकिन इस टाइम पे बहुत तेजी से लोग के अंदर जो है राजनीतिक जागरूकता भी फैलता है। राजनीतिक जागरूकता बोलो, पश्चात वेस्टर्न एजुकेशन बोलो, पश्चात शिक्षा, पश्चात विचारधाराएं भी आते हैं। साथ ही साथ साइंस और टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा उस टाइम पे डेवलपमेंट होता है ना, क्योंकि 1876 के टाइम पे जो है बहुत सारा साइंटिफिक कॉलेज आना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे मदन जो क्या बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे थे, प्रफुल्ल चंद्र थे, साथ ही साथ जो है तुम्हारा जगदीश चंद्र बसु थे, बंगाल केमिकल एस्टेब्लिश किए, है ना। 1892 में देखा गया तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय इन्होंने क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, बंगाल केमिकल बनाते हैं। उसके बाद देखा जाता है 1904 यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी, 1904 नहीं 1904 में तो एक आता ही है लाइक यूनिवर्सिटी, बट 1906 में जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो जाता है, जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टैब्लिश हो जाता है ना। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो साइंस का भी काफी डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है इस टाइम पे। उसके अलावा देखा जाए तो ये सब कुछ तो चल रहा है, साथ ही साथ राजनीतिक, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, राजनीतिक संगठन अगर देखा जाए, सुनो बहुत सारे राजनीतिक संगठन भी जो है इस टाइम पे उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला राजनीतिक संगठन का बात किया जाए तो 1875 में इंडियन लीग, है ना। 1875 में सबसे पहला जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के देश में देखने को मिला, इंडियन लीग को देखने को मिला। बट इंडियन लीग जो है ज्यादा दिन तक नहीं चला। इंडियन लीग जो ये आया इंडियन लीग, उसके बाद देखा गया 1876 में जो है एक और आया इंडियन एसोसिएशन। ये सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो बनना स्टार्ट हुआ और एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर जो है देश की आजादी के लिए बात कर सकते हैं और अंग्रेजों के ऊपर राजनीतिक तरीके से दबाव डाल सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म आया ये तमाम राजनीतिक संगठन। बाद में 1876 के बाद जो है 1885 में फाइनली एक बहुत ऑल इंडिया लेवल पे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बंदोपाध्याय के द्वारा बनाया गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम, ये एओ ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, उसने जो है पार्टी खड़ा किया एओ ह्यूम, राइट। और ये सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो ये एक तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है कि पहला देश का पहला पॉलिटिकल पार्टी बना कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1876 में आया इंडियन एसोसिएशन, है ना, इंडियन एसोसिएशन आया। इंडियन एसोसिएशन 1876 की 1878 1875 1876, हाँ एक ही साल बाद आया, तो ठीक है। 1875 में इंडियन लीग आया एंड देन उसके बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन आया एंड देन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आया। और ठीक उसके बाद 1906 में कौन आया, एक और पार्टी आया जिस पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। यानी इस तरीके से देखा जाता है पार्टी जो है बनना शुरू हो जाता है भारत में और राजनीतिक संगठन भी जो है एक से एक बनकर उभरने लगते हैं। ये सब कुछ होने के कारण क्या होता है, लोगों के अंदर अब यूनिटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्टिविटी और अब आजादी के लिए जो है यहाँ पे बात उठने लगता है। और यही सब कुछ कारण होता है कि बाद में जो है बंगाल पार्टीशन होता है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये तमाम तरीके की घटनाएं जो है इस टाइम पे घटती है। लेकिन उसके पहले ये जो इतना तमाम संगठन आया, ये जो तमाम संगठन बनना स्टार्ट हुआ, लोगों का गैदरिंग बढ़ना स्टार्ट हुआ, लोग आजादी का बात करने लगे, देश का बात करने लगे, एकजुट होने लगे देश के आंदोलनों में, है ना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई करने लगे। ये सब कुछ का जो कंसिस्टेंस है, ये जो चेतना है जो इनके दिमाग में आया, एक दिन में नहीं आया। ये सब कुछ के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, क्या, एक बहुत बड़ा रीजन था बंगाल रेनेसां।
मतलब एक सबसे बड़ा यहाँ पे लाइक देखा जाए तो एक रोल था वो रेनेसा का, नवजागरण का, पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा क्या था, रोल था। सो रेनेसा को अगर देखा जाए तो भारत में रेनेसा की जो शुरुआत है, भारत में जो रेनेसा का जो शुरुआत है, हालांकि रेनेसा सबसे पहले तो इटली में आया था, सबसे पहले तो वेस्टर्न कंट्री में आया था, लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद बहुत सारे उसने ऐसे ऐसे स्कूल कॉलेजेस, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न आइडिया को इतना ना प्रमोट किया, इतना ना लिबरल थॉट को प्रमोट किया कि भारतीय लोग भी जो है इस आइडियोलॉजी को जो है थोड़ा बहुत क्या करने लगे, अडॉप्ट करने लगे, और जिसके कारण जो है धीरे धीरे रेनेसा की शुरुआत होती है। अब ये रेनेसा शुरू करने में जो है सबसे भारत में अगर देखा जाए तो रेनेसा शुरू करने में सबसे बड़ा रोल जो है एक व्यक्ति का था, राजा राम मोहन रॉय। अब राजा राम मोहन रॉय को रेनेसा का फादर कहा जाता है भारत में। राजा राम मोहन रॉय तो रेनेसा का एक्चुअली फादर कहा जाता है, इनको कहा जाता है इंडियन पिलग्रिम्स, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मनु, इनको आधुनिक भारत का भी पिता कहा जाता है, इनको नवजागरण का पिता कहा जाता है, भारत का पिता कहा जाता है आधुनिक, है ना। सो राजा राम मोहन रॉय का सबसे खास बात क्या था कि राजा राम मोहन रॉय ये 1772 या 1774, ये कई दफा क्या है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट इनका जन्म जो है 1774 बहुत जगह जो है माना गया है, कहीं कहीं पे 1772 भी माना गया है, तो उतना यहाँ पे झमेला नहीं है, दोनों लिख दे कि 1772 या 1774 में जो है इनका जन्म माना जाता है। हालांकि इनका जन्म जो है हुगली में ही होता है, हुगली के राधानगर जगह पे ही होता है ना। साथ ही साथ देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय जो है ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन पिता के साथ जो है थोड़ा रिचुअल को लेके और थोड़ा इन तमाम पिता के साथ धार्मिक मतभेद हो जाने के कारण क्या होते हैं, ये घर से ये निकल जाते, घर को छोड़ देते हैं, और उसके बाद आकर क्या करते हैं, बनारस आते हैं, जहाँ पे संस्कृत सीखते हैं, फारसी सीखते हैं, और बहुत सारे ज्ञानों को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, और साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन भी लेते हैं। ये रूसो का उस समय पढ़ रहे थे, उस समय रूसो का बात करते थे, जॉन लॉक का पढ़ाई करते थे, जिससे कि इनको काफी ज्यादा वेस्टर्न आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित थे। यही कारण है कि ये तमाम चीजों को जो है उन्होंने अपने विचारधारा के जरिए जो है भारत के मिट्टी पे और भारत के लोगों के ऊपर जो ये तमाम चीजों को उन्होंने रखना शुरू किया। राजा राम मोहन राय का खास बात है कि उन्होंने 1815 में जो है आत्मीय सभा बनाया, है ना। आत्मीय सभा अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय 1815 में बनाया। ये बनाने का उनका मेन मकसद था कि भारत के समाज को जो है सारे आइडियल वर्शिप से मुक्ति दिलाया जाए, जितने भी तरीके का जो क्या बोल रहे हैं मूर्ति पूजा है, उन तमाम चीजों को मुक्त करा जाए। वो चाहते थे कि सोसाइटी को जितनी भी जो इविल है, बुराइयां है, उससे अपने आप को फ्री किया जाए, है ना। साथ ही साथ आत्मीय सभा में वो चाहते थे कि भैया समाज को जो है एक रेशनल सोसाइटी बनाने का कोशिश किया जाए। ये सब चीज के लिए जो है 1815 में वो आत्मीय सभा बनाते हैं। उसके बाद क्या आर्य समाज तो स्वामी दयानंद सरस्वती आगे पढ़ाएंगे। तो 1815 में जो है आत्मीय सभा का जो है ये निर्माण करते हैं। इसका मेन मकसद था कि समाज में एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका मेन काम था रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, सोशल रिफॉर्म लाना काम था। समाज के जितनी भी बुराइयां हैं, समाज में जितने भी जो अंधविश्वास है ना, सुपरस्टिशियस है, इन तमाम चीजों को खत्म किया जाए, है ना। आत्मीय सभा विमेन्स एजुकेशन का, राइट्स का, जस्टिस का बात करते थे। इसके अलावा देखा जाए तो आत्मीय सभा, उसके बाद वो क्या करते हैं 1817 में क्या करते हैं, ये वेस्टर्न शिक्षा से प्रभावित थे, और इसके लिए जो है उन्होंने क्या करते हैं हिंदू कॉलेज भी, पहले तो हिंदू स्कूल बनता है 1817 में हिंदू स्कूल बनाते हैं, बाद में हिंदू स्कूल कॉलेज के रूप में बदल जाता है, और आज ये बदल जाता है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से। तो इसको बनाने में जो है ये साथ लेते हैं किसका, आनंद मोहन बोस का, बहुत राजा राधाकांत देव का बहुत बड़ा योगदान था। राजा राधाकांत देव का हिंदू कॉलेज बनाने में बहुत बड़ा रोल था। वहीं पे बताया जाए तो 1822 में देखा जाए तो ये एक और स्कूल बनाते हैं। 1822 में क्या बनाते हैं, एक और जो है ये कॉलेज बनाते हैं जिसको कहते हैं वेदांता
कॉलेज या वेदांता स्कूल ऐसे बोल के जो है एक वो वेदांता स्कूल बनाते हैं। फिर देखा जाए तो 1825 के आसपास देखा जाए तो ये एंग्लो हिंदू स्कूल भी क्या करते हैं, ये बनाते हैं। एंग्लो हिंदू स्कूल भी बनाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय 1828 में देखा जाए, एक लाइन से जाया जाए तो ये आत्मीय सभा का नाम चेंज करके ब्रह्मो समाज कर देते हैं। ये आत्मीय सभा का नाम चेंज करके क्या करते हैं, ब्रह्मो समाज कर देते हैं। अब ये प्योरली जो है एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसका मेन काम था जो है समाज में क्या करना, मोनोथिज्म को प्रमोट करना। समाज में जितने भी सामाजिक मतलब बुराइयां है, समाज में मूर्ति पूजा है, अंधविश्वास है, ये तमाम चीजों को क्या किया जाए, समाज को मुक्त करवाया जाए। और साथ ही साथ यह बात करते थे, बिलीव करते थे, वन गॉड में विश्वास करते थे। साथ ही साथ ये बात करते थे विमेन्स एजुकेशन का, बात करते थे विमेन्स राइट का, बात करते थे फ्रीडम का, बात करते थे ये तमाम चीजों का जब। और दूसरा सती सिस्टम को बैन करने का बात करते थे जितने भी होता था। तो ब्रह्मो समाज को जो है ये इस्टेब्लिश किए। साथ ही साथ 1829 में जो है इन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट चलाते हैं सती सिस्टम के खिलाफ, सती सिस्टम के खिलाफ, और सती सिस्टम को बैन करवाते हैं रेगुलेशन 17 पारित करके, है ना, जहां पे इतने सारे लोगों से साइन करवा के रेगुलेशन 17 पारित करके उस समय का जो हम लोग के क्या थे, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस उन तक पहुंचाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि जो है इस कानून को, इस प्रथा को बैंड कर दिया जाए, इलीगल घोषित कर दिया जाए। और तब जाके सती सिस्टम जो है हमेशा हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित हो जाता है। तो ये तमाम काम यहाँ पे जो है राजा राम मोहन रॉय करते हैं। साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय जो है एजुकेशन को भी काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, है ना। उसके अलावा देखा जाए तो 1830 में जो है उस समय का जो मुगल बादशाह थे अकबर टू, है, अकबर टू से इनको क्या मिला, राजा की उपाधि मिला, है ना। अकबर टू इनको राजा, तब इनका नाम पड़ जाता है राजा राम मोहन रॉय। पहले तो नाम था केवल राम मोहन रॉय, है ना। राजा का उपाधि मिलता है तो इनका नाम के आगे लग जाता है राजा राम मोहन रॉय। और 1833 में जो है ये राजा यानी मुगल बादशाह के पेंशन के लिए जो है वो लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और वहां पे उनका ब्रिस्टल नामक जगह पे क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये एक चीज पूरा देखा जाता है। इसलिए राजा राम मोहन रॉय को, राजा राम मोहन रॉय 2-3 बुक भी लिखे जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक वो आता है मिरात उल अकबरी, उन्होंने एक लिखा, दूसरा लिखा स्वान कौमदी, तीसरा लिखा तूफतुल मुजाहिद्दीन। ये तमाम पत्रिकाएं राजा राम मोहन रॉय लिखे जिससे समाज में जो है, समाज में सामाजिक सच्चाइयों को प्रमोट किया जा सके और समाज में जितने भी जो शिक्षित लोग हैं उनको अपने साथ लेकर समाज में सुधारने का काम किया जा सके। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बंगाल में पाश्चात्य शिक्षा को इन्होंने प्रमोट किया। वेस्टर्न एजुकेशन का ये सपोर्टर थे, इंग्लिश एजुकेशन के सपोर्टर थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संस्कृत शिक्षा का वो विरोधी थे। वो बोलते थे कि आज के टाइम पे वेस्टर्न एजुकेशन पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कृत शिक्षा लेनी चाहिए, है ना। बट इनके बाद जो है देखा जाए तो और भी बहुत सारे लोग आते हैं। इनके टाइम पे एक और व्यक्ति थे जिनका नाम हम लोग पढ़ते हैं, तूफतुल मुजाहिद्दीन, मिरातुल अकबरी, स्वान कौमदी, तमाम पत्रिकाएं लिखते हैं। इनके टाइम पे एक और थे डेविड हेयर, देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा योगदान था कि ये एक हेयर स्कूल बनाए थे। क्या बनाए थे, हेयर स्कूल, ये भी 1817 में बनाए थे। फिर डेविड हेयर एक स्कूल बनाए थे और एक लाइब्रेरी बनाए थे, है ना, हेयर लाइब्रेरी, हेयर स्कूल। ये दो तो आज भी चाहोगे तो प्रेसिडेंसी के बगल में एक स्कूल है हेयर स्कूल, जो कि डेविड हेयर के द्वारा बनाया गया था। कुछ उस टाइम पे और भी बहुत सारे स्कॉलर थे। राजा राधाकांत देव, बहुत ही राजा राधाकांत देव देखा जाए तो ही वॉज द ग्रेट फिलोसफर बट ही वॉज द सपोर्टर ऑफ द प्राच्य शिक्षा, ही वॉज अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन। राजा राधाकांत देव उस समय के बहुत महान राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव राजा राम मोहन रॉय के अगेंस्ट थे। राजा राधाकांत देव का कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन फालतू का एजुकेशन है, ये हमारे दिमाग को और एक व्यक्ति के साइंस और टेक्नोलॉजी, और वेस्टर्न एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है जो एक व्यक्ति को क्या करता है, उसके दिमाग को पूरे तरीके से जो है खत्म कर देता है। अभी क्लास नहीं है, हाँ तो वेट करो।
यहाँ पे क्या होता है, राजा राधा कान देव इस टाइम पे जो है एक इंडियन फिलोसफर थे, और ही वॉज द ऑर्थोडॉक्स हिंदू। ये क्या करते थे, कट्टरवादी हिंदू थे, और ही सपोर्टेड द बर्ना एजुकेशन, ही सपोर्टेड इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम। ये बोलते थे हमारा संस्कृत, हमारा साहित्य ही हमारा सबसे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षा व्यवस्था है। और साइंस और इंग्लिश जो प्राच्य शिक्षा है, ये लेने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो मोरालिटी है, एथिक्स है, मानवीय भावनाएं हैं, ये खत्म हो जाती है। तो ये राजा राधा कान देव जो है इसका बहुत बड़े विरोधी थे। इसके अलावा देखा जाए राजा राधा कान देव के अलावा, तो उसके बाद आगे निकल के आते हैं, है ना, आगे निकल के आते हैं विद्यासागर। विद्यासागर के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म जो है 1820 में होता है, 26 सितंबर होता है, राइट, 1820 में, राइट। इनको जो है विद्यासागर उपाधि दिया गया था। विद्यासागर का मतलब होता है, विद्या का मतलब होता है नॉलेज, सागर का मतलब होता है ओशन। ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है एक टीचर के रूप में अपॉइंटेड थे। वहां पे इनके कानून के ज्ञान को देखते हुए वहां के लॉ कमिटी जो है इनको विद्यासागर को उपाधि देते हैं पहले। और ये बहुत ही माहिर स्टूडेंट थे, यानी एक ग्रामीण अंचल में रहते थे, मिदनापुर के छोटे से गांव बिरसिंगा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और वहां से जो है ग्रामीण अंचल का लड़का वहां से पढ़ लिख कर जो है इतना बड़ा सफर तय करता है कि वो गांव से शहर पहुंचता है कोलकाता, और यहाँ पर आकर जो है एडमिशन कराता है और पढ़ता है। और जहाँ पे पढ़ता है उसके बाद जो है वहां से उसको लाइक बाद में शिक्षक भी बन जाते हैं, संस्कृत के बहुत माहिर टीचर जो है बन जाते हैं, और इनको फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। बट बाद में यहाँ से उनका जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से जो है प्रमोशन होकर जो है इनको उस समय का जो संस्कृत कॉलेज था, जो सियालदा में आज भी है संस्कृत कॉलेज, वहां पे ये टीचर एज अ टीचर बनते हैं। यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते यहाँ के हालचाल को और यहाँ के सिस्टम के वो विरोधी में थे। बाद में जो है इनको यहाँ प्रमोट करके प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तो जब ये प्रिंसिपल बन जाते हैं यहाँ के, तो इन्होंने क्या करते हैं, संस्कृत कॉलेज में जितना भी रूल्स रेगुलेशन थे उसको चेंज कर देते हैं। वो सबसे पहले बोलते हैं कि स्कूल जो है, स्कूल सबके लिए होना चाहिए, यानी शिक्षा सबके लिए होना चाहिए। एजुकेशन को जो है वो ओपन कर देते हैं हर वर्ग के बच्चों के लिए, हर जाति के बच्चों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे फिक्स करते हैं लिस्ट ऑफ हॉलीडे। वो बताते हैं कि भैया पहले क्या होता था, हिंदुओं के फेस्टिवल में केवल हिंदुओं को छुट्टी मिलती थी, मुसलमानों की नहीं। बोले ऐसा क्यों होगा, है ना, एक छुट्टी जो भी हो सभी को समान रूप से छुट्टी मिलना चाहिए। तो ये हॉलीडे यहाँ पे करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, जहां पे वो बोलते हैं संस्कृत के साथ साथ जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें संस्कृत एजुकेशन तो लेना ही चाहिए। संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो नया पाठ्यक्रम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक अपना ये भी लिखते हैं वर्ण परिचय, जिस आधार पे जो है ये क्या करते हैं, वर्ण परिचय, वर्णमाला, ये तमाम चीजें लिखते हैं। उसके बाद एक नया पाठ्यक्रम, एक करिकुलम तैयार करते हैं, नए तरीके से शिक्षा देने का काम करते हैं। ये तमाम चीजें जाने जाते हैं अपने उदार चरित्र, सिंप्लिसिटी और नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ जो है बाद में जाकर क्या करते हैं, ये सबसे पहले 1849 में उस समय का तत्कालीन जो एक अंग्रेज था उसके साथ मिलकर क्या करते हैं, 1849 में क्या करते हैं, वो बैथ्यून कॉलेज की स्थापना करते हैं, है ना। 1849 में क्या करते हैं, वो बैथ्यून कॉलेज की स्थापना करते हैं। ड्रिंक वाटर बैथ्यून की सहायता लेकर ये बैथ्यून कॉलेज बनाते हैं। और बैथ्यून कॉलेज सबसे पहला बैथ्यून कॉलेज सबसे पहला इंडिजीनियस सिस्टम पे आधारित स्कूल था। बैथ्यून कॉलेज बनाते हैं, पहले स्कूल रहता है फिर कॉलेज होता है। ये पहला हायर एजुकेशन बनाते हैं जहां पे संस्कृत और इंडिजीनियस शिक्षा दिया जाता था, जहां पे अंग्रेजी शिक्षा नहीं, क्योंकि ये भी जो है अंग्रेजी शिक्षा से एक एटलीस्ट अगेंस्ट थे, ये नहीं मानते थे वेस्टर्न एजुकेशन को। क्योंकि वो कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के आड़ में जो है ये लोग अपने क्रिश्चियन रिलीजियन को प्रमोट कर रहे हैं, और हम लोग को जो है ये क्या कर रहे हैं, शिक्षित करके जो है हम लोग को वेस्टर्न एजुकेशन में हमारे धर्म से हमको क्या कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, है ना। उसके बाद ये क्या करते हैं काम, 1856 में क्या करते हैं, ये विडो रिमैरेज का काम करते हैं।
राजा राम मोहन राय तो अब इस सती प्रथा को बंद करवाए थे, यानी अब कोई भी पति, अगर पति किसी का मर जाता है तो पत्नी को जबरदस्ती उठाकर चिता पे नहीं ये किया जाएगा, जलाया जाएगा। लेकिन जिसका मर जाता था तो उनका, वो तो किसी दूसरे के साथ विवाह भी नहीं कर सकती थी, उनका स्थिति पूरा दयनीय होता था। समाज के लोग उनको जो है एक बहुत ही गंदे नजर से देखते थे, समाज के लोग उनको त्याग देते थे, है ना, उनको बहुत ही बुरा मानते थे कि कैसा है, तुम्हें सती दे देना चाहिए, दिस दैट। बाद में ये क्या करते हैं, 1856 में इनकी स्थिति को देखकर जो है ये एक विडो रिमैरेज एक्ट पास करवाते हैं। विडो रिमैरेज, जहां पे विडो को पुनः शादी करने का अधिकार दिया गया, जिससे वो भी समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सके। बेथिंग कॉलेज उनका हेल्प लेके जो है ये बनाया गया, तो उनके नाम पे है तो सिंपल बात है वही दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे विद्यासागर का एक बहुत बड़ा रोल था, कंट्रीब्यूशन। विद द हेल्प ऑफ ड्रिंकवाटर बैथ्यून, विद्यासागर एस्टैब्लिश द बैथ्यून कॉलेज। ठीक है, नाम बैथ्यून है। अब उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 1856 में विडो रिमैरेज का ये काम करवाते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो विद्यासागर करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो विद्यासागर के बाद अगर देखा जाए तो विद्यासागर के बाद भी जो है कई सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर है जो एक के बाद एक सुधार करना शुरू किए। विद्यासागर विमेन एजुकेशन को प्रमोट किए, इंपावर किए, नारी शिक्षा को जो इन्होंने बहुत ज्यादा ये किया, प्रमोट किया। इसके अलावा देखा जाए तो विद्यासागर के बाद जो है एक और सबसे बड़े रिफॉर्मर आते हैं ज्योतिबा फुले, है ना। ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर, है ना, जिन्होंने क्या करते, लड़ाई करते, दलितों के लिए लड़ाई करते। सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर बनते हैं महाराष्ट्र के, जो खुद भी एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, और दलित परिवार के जो दयनीय स्थिति थी, जो समाज में उनको किसी भी तरीके का कोई दर्जा नहीं दिया जाता था, ना शिक्षा लेने का अधिकार, ना कुआं से पानी लेने का अधिकार, ना अच्छे तरीके से जीवन जीने का अधिकार, इन तमाम चीजों के खिलाफ जो है ज्योतिबा फुले क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। और क्या करते हैं, 1873 में ज्योतिबा फुले लड़ाई करके 1873 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सत्य शोधक समाज, जहां पे वो सत्य शोधक समाज, एक समाज को रिफॉर्म कर देना चाहते थे कि जिस तरीके से हम लोअर कास्ट में आने कारण हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, अन्याय, आउटकास्टेड हमको माना जा रहा है, डिप्राइव्ड क्लास माना जाता है दलितों को, ये सब कुछ के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये मानते थे ज्योतिबा फुले, दैट इज द वर्ना सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम। और हमारे स्क्रिप्चर्स को ये बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल मानते थे इसके लिए। हालांकि इसके लिए वो लड़ाई करते हैं, सत्य शोधक समाज यहाँ पे बनाते हैं, सत्य शोधक समाज ये बनाते हैं। हालांकि ये क्या करते हैं, दलितों के पहले लीडर बनते हैं। इन्होंने सबसे पहले नाम दलितों को दलित कहकर पुकारना इन्होंने ही शुरू किया था, दलितों को इन्होंने दलित नाम इन्होंने ही दिया था। इन्होंने एक बुक भी लिखा था जो कई दफा आता है, गुलामगिरी, एक बुक भी लिखे थे गुलामगिरी, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जो दलित हो दूसरे बाकी अन्य अपर कास्ट का क्या बन गए हैं, मतलब एक तरीके का गुलाम बन गए, स्लेव जैसा स्थिति जो है ना। ये लड़ाई करते हैं दलितों के एजुकेशन के लिए, दलितों के राइट्स के लिए। साथ ही साथ इनकी पत्नी भी इनके साथ रहती है, और पत्नी का सबसे बड़ा रोल था कि उन्होंने दलित जितने भी छोटी वीमेन होती थी उनको शिक्षा के लिए जो एक नया स्कूल खोले। और सावित्रीबाई फुले जो इनकी पत्नी थी, ये भारत की पहली महिला टीचर बनती है जो अपने दलितों को, दलित घर से आने वाली बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, उनको एक मिसाल बनने का काम करती है कि दलितों को भी जो है शिक्षा दिया जाए। तो सावित्रीबाई फुले का कई दफा नाम आता है। तो सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है फर्स्ट फीमेल इंडियन टीचर, फर्स्ट फीमेल इंडियन टीचर, है ना। दलितों को उन्होंने पढ़ाने का काम किया और एक शिक्षा में मिसाल बनने का काम किया, वुमेन्स एम्पावरमेंट का काम यहाँ पे ये करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ज्योतिबा फुले के अलावा देखा जाए तो एक और व्यक्ति थे उस टाइम पे, है ना, जो ये तमाम काम जो कर रहे थे, है ना। आर्य समाज एक आता है ना। आर्य समाज ठीक इसी टाइम पे आता है जहाँ पे 1875 में क्या होता है, आर्य समाज बनाया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन बनता आर्य समाज, जिसका मेन मकसद क्या था, इसका भी मेन मकसद था
रिटर्न बैक टू द वेदास। इनका मेन स्लोगन इनका क्या था? बैक टू वेदास। वेदास यानी वेद की तरफ वापस लौटो, वही वही रिचुअल फॉलो करो जो वेद में है। उसके अलावा जितने भी इलीगल, अनएथिकल, अनमोरल जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिस है, जितने भी आइडियल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है, ये तमाम चीजों का विरोध करो। और ये बात करते थे किसका? वुमेन्स एजुकेशन का, ये बात करते थे इक्वल सोसाइटी का, ये बात करते थे क्या बोलेंगे, रिचुअलिस्ट सोसाइटी का। एक ऐसा समाज बने जहां पे हर धर्म, हर जाति के लोग अच्छे से रहें और वेद को माने। हमारा वेद ही सबसे असली सोर्स है, उसको ही जो है लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये आर्य समाज बनाते ताकि समाज को जो है पवित्र करने का काम करते थे। ये समाज को चाहते थे प्यूरिफाई कर देना, क्योंकि अब समाज गंदा हो गया है, इसको पुनः प्यूरिफाई करना है। और जब प्यूरिफाई करेंगे तो उस टाइम पे वेदास का ध्यान, वेदास को ध्यान में रखकर और वेदास के अनुसार अपने समाज को सही करने का काम करेंगे। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज बनाए। आर्य समाज के अलावा देखा जाए तो एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आता है जिसको कहते हैं यंग मंगल तो था, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज भी आता है 1867 में। क्या होता है? एक और व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जिन्होंने क्या बनाया? प्रार्थना समाज बनाया, जहां पे उन्होंने क्या किए, वो भी कोशिश करते थे कास्ट सिस्टम, रिचुअल, इन तमाम चीजों के खिलाफ लड़ाई करना और समाज को जो है एक सुदृढ़ समाज बनाने का कोशिश के लिए 1867 में वो प्रार्थना समाज क्या करते हैं? बनाते हैं। यहां तक कि इसके अलावा देखा जाए तो एक और यहाँ पे, ये सब तो विद्यासागर ये तमाम है, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो और भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आए, लाइक जिनमें एक सबसे बड़ा नाम था डेरेजियो, राइट। एक डेरेजियो बहुत ही यंग, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा रेशनलिस्ट, बहुत ही ज्यादा लाइक साइंटिफिक पर्सन, बहुत ज्यादा ज्ञानी। उस टाइम पे माना जाता है कि डेरेजियो अपने समय से बहुत आगे का सोच रखता था, बहुत आगे का, और बहुत कम उम्र में इसका डेथ हो गया। इसने युवाओं के अंदर, युवा यूथ का एक उस समय आइडियल था, यूथ का उस समय आइकॉन था। लाइक इतने कम उम्र में जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाना और वहां पे वहां के यूथ को एक अवसर देना और बात करना कि डिबेट बहुत जरूरी है। तब तक किसी चीज को एक्सेप्ट ना करो जब तक कि तुमको सही आंसर ना मिल जाए, जब तक तुम उसके ऊपर पूरे तरीके से तुम सेटिस्फाइड ना हो जाओ, तब तक कोई प्रश्न, कोई चीज नहीं ये मानना चाहिए। ये तमाम लोग के अंदर रेशनैलिटी लाया, साइंटिफिक थिंकिंग लाया, लॉजिकल थिंकिंग लाया, फैक्ट्स पे बात करना स्टार्ट किया, ये तमाम काम करना स्टार्ट किया। और बाद में ये अपने पैसे से बाहर, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के बाहर, क्योंकि उस समय ये जब स्टूडेंट को पढ़ाता था तो उसमें बड़ा प्रोग्रेसिव थिंकिंग था इसका, तो बच्चों के लिए, बच्चे इससे पूरे एकदम इनके पढ़ाई से, इनके तमाम चीज से जो है बहुत प्रभावित थे। और इनके क्लास के बाद भी इनके कैबिन में जाते थे, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता था, उतना फ्रीडम नहीं था उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में। तो ये यूनिवर्सिटी के बाहर बैठक करते थे और समाज के बारे में बात करते थे, सामाजिक बुराइयां के बारे में बात करते थे, और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते थे, उसका सॉल्यूशंस के बारे में बात करते थे, और हर चीज के ऊपर खुलेआम तरीके से बोलते थे अपना बात तुम फ्री होके रखो। इससे क्या होगा? तुमको सही गलत पूरा दिमाग खुलेगा और समाज की चीजों को तुम समझोगे, है ना। अपना बात को फ्री तरीके से मेरे पास रखो, एक फ्री डिबेट होना चाहिए, आर्गुमेंट होना चाहिए, जहां पे बट लीगल होना चाहिए, रेशनल नहीं होना चाहिए। आज की तरह आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, कि जो जितना ज्यादा चिल्लाएगा यानी वही बात सही कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तर्क पे बात होगा, फैक्ट पे बात होगा, लॉजिक पे बात होगा, डेटा पे बात होगा, सही ज्ञान बहुत जरूरी है। और ये वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत प्रमोट करता है, ये बनाता भी है यंग बंगाल। यंग बंगाल इसके ये अपने सारे छात्रों को लेकर यंग बंगाल बनाता है, जहां पे बोलता था यूथ आर द फॉर्चून ऑफ द कंट्री। बात करता था कि जो युवाई हैं वो देश का भविष्य है, वही समाज सब रूप को कौन ठीक करेगा समाज का? तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, तुम अच्छे से ज्ञान लोगे, सही ज्ञान लोगे, तब तो सही बातों का लड़ सकते हो, आवाज उठा सकते हो। ये तमाम बातें ये डेरेजियो उस समय कहता था। इसने एक संगठन बनाया, एकेडमिक एसोसिएशन, जहां पे सारे लोग को एसोसिएट करता था, डिबेट होता था,
बातचीत होता था, सॉल्यूशन निकालता था, ये तमाम चीज करता था। लेकिन बहुत जल्दी बाद में इसको कॉलेज से भी इसके ऊपर प्रिंसिपल का और बाकी सारे अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एक्शन ले लिए, क्योंकि इतना सारे स्टूडेंट इसके पीछे पीछे घूमने लगे, फॉलोअर्स इतने हो गए, इनके बात को इस तरीके से मानने लगे। और ये थोड़ा अट्रैक्टिव और एग्रेसिव था, ऐसा नहीं था कि बड़ा खाली ज्ञान से किताबी, मतलब बहुत एग्रेसिव, लाइक जितना थ्योरेटिकली था उतना प्रैक्टिकली भी था। बोलने में, चीजों को बोलने में एक अलग ही एनर्जी दिखाई देता था, जो स्टूडेंट को मानो कॉलेज को ऐसा लग रहा था कॉलेज का माहौल बिगड़ रहा है, स्टूडेंट थोड़ा एग्रेसिव होते जा रहे हैं और शायद ऐसा हो रहा है कि कोई एंटी एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी ब्रिटिश ना हो जाए, ऐसा तमाम चीज उनके मन में आया। तो बाद में इनको ही निकाल दिया गया कॉलेज से, है ना। और बाद में ये बाहर गए, बाहर में एकेडमिक एसोसिएशन बनाए और वहां पे लड़ाई करना स्टार्ट किए, लेकिन बाद में डेथ हो गया बहुत कम उम्र में, एट द एज ऑफ 27-23 एज में इनका डेथ हो गया। सोचो कितना, 16-17 साल की उम्र में प्रेसिडेंसी का उस समय प्रोफेसर थे। चलो आगे देखो, आगे डेरिजियो यहाँ पे हम लोग समझे, है ना। डेरिजियो के बाद यहाँ पे देखा जाए तो एक और बहुत बड़े स्कॉलर्स आते हैं जिनका नाम था विवेकानंद, है ना। विवेकानंद के बारे में हम लोग को पता है, विवेकानंद, राइट, यूथ आइकॉन, नेशनल यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था 1893 रिलीजियस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, है ना, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन, ये जो शिकागो में जाते हैं, शिकागो कॉन्फ्रेंस, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस, धर्म का जो सभा था, वहां पे जाते हैं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस 1893, और वहां पे जाकर जो है हिंदू कम्युनिटी और हिंदू सनातन धर्म का सबसे पहला वहां पे जो है प्रचार करते हैं और वहां पे बताते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, और तब जाकर पूरा दुनिया का देश समझता है सनातन धर्म बोल के भी कोई देश है। जो सबसे प्राचीन धर्म था उसको लोग नहीं जानते थे, दुनिया के बाहर ले जाने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति थे विवेकानंद। विवेकानंद तो बाद में एक सेंट बन गए। इनका जो गुरु थे, ये स्पिरिचुअल गुरु मानते थे किसको, रामकृष्ण परमहंस को, रामकृष्ण परमहंस को मानते थे, रामकृष्ण परमहंस को मानते थे। साथ ही साथ देखा जाए तो ये 1897 में जब रामकृष्ण परमहंस का मृत्यु हो जाता है तो उनके ही लाइक वसूलों पे और उनके ही सिद्धांतों के आधार पे इन्होंने दुनिया में यूनिटी ऑफ ब्रदरहुड और भाईचारे की भावना को फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया, चैरिटी बनाया, रामकृष्ण मिशन, है ना, रामकृष्ण मिशन बनाया, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम बहुत सारे बनाए जो पूरी दुनिया में चलना स्टार्ट हुआ, है ना। बाद में इनका क्या होता है, बहुत कम उम्र में इनका भी एट द एज ऑफ 39 इनका क्या होता है, डेथ हो जाता है। इन्होंने ही बेलूर मठ बनाया बाद में 1899 में समथिंग इन्होंने जो है बेलूर मठ बनाया जो आज है। तो ये तमाम चीजें था इनका विवेकानंद का। बाद में जो है विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस बात करते थे वेदांता फिलॉसफी का बात करते थे, है ना। वेदांता यानी उपनिषद में विश्वास करते थे, बहुत ज्यादा जो है इसमें विश्वास करते थे। ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे था। उसके बाद देखा जाए ये तमाम चीजें मिलकर ही जो है एक बंगाल में नवजागरण का काम किया, लोग को जगाया, लोग को जागृत किया, अवेयर किया, और ये तमाम चीजें मिलकर ही जो है बंगाल के लोगों को शिक्षित किया, जिसके कारण लोग के अंदर जागरूकता आई और शिक्षित होने के बाद जो अपना बात जो है वो स्वतंत्र तरीके से बोलना शुरू करने लगे, एंड जिसके कारण ही बहुत सारा लिटरेचर आने लगा, उसके कारण ही राजनीतिक संगठन बनने लगा, और उसके कारण जो है एक वाइब्रेंट माहौल बन गया जो आगे जाकर लीड किया एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट और आजादी के लिए जो है आंदोलन शुरू हो गया। तो ये सब एक बहुत बड़ा क्या था, कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल था। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ तक रखते हैं जहां तक हम लोग पढ़े। इसके बाद जो है हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर आएंगे, उसके बाद गांधी आएंगे, एंड देन हम डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे 1905 एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंड देन वहां से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।